नमस्कार दोस्तों। रुक जाइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूँ। क्या मेरे दोस्त मुझे देख पा रहे हैं? क्या ये फ्रेम आप लोगों को सही दिख रहा है? क्या मेरी आवाज सही से जा रही है? नमस्कार नमस्कार, जुड़ते जाइए आप सभी का स्वागत है। मैं जैसा कि मैंने बताया ही है कि मैं हूँ बड़ी मनमौजी। मन होता है तो रोज रोज आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने, फिर कई दिनों तक एकदम से गायब हो जाती हूँ। तो आज मैं जो है आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज दिखाने वाली हूँ, जो इस महीने या पिछले महीने मुझे कुछ थोड़े थोड़े से गिफ्ट मिले थे और वो उपहार बहुत ही सुंदर हैं। अच्छा, मुझे ना आज तक उस तरह से गिफ्ट मिले भी नहीं हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, चंगू मंगू टाइप का गिफ्ट। चंगू मंगू टाइप का गिफ्ट मुझे नहीं मिला है। मुझे जो भी मिला है बड़ा सुंदर सुंदर गिफ्ट मिला है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताने की तो क्या ही जरूरत है, मैं सीधे दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं दो चार जो है कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। सतीश कुमार जी, बेबी कुमारी जी, अच्छा मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। आप सभी जुड़ जाइए ढेर सारे लोग। तब मैं दिखाऊंगी कि मैं अभी गोंडा प्रोग्राम के लिए गई थी तो वहां से मुझे क्या मिला। मैं अयोध्या गई थी तो मुझे वहां से क्या मिला। अभी मैं कल गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, मेरा एक व्याख्यान था। कितना मैं बोल रही हूँ तो लग रहा है कि कोई बहुत ही भारी भरकम टाइप का चीज रहा होगा ना, ऐसा लग रहा है। भरकम ही था। दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चर देना, दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चर देनी भारी चीज है वो। नहीं, व्याख्यान जैसे मोटे और बड़े शब्द जो लगता है कभी कभी कि, जैसे मैंने व्याख्यान शब्द पता है पहली बार कब सुना था, जब मैं स्वामी विवेकानंद का एक किताब पढ़ रही थी। उसका नाम ही कुछ ऐसे था, व्याख्यान करके है। स्वामी विवेकानंद की एक किताब, शिकागो में व्याख्यान करके ऐसा ही कुछ किताब था। 1897 में गए थे, हाँ। तो वो किताब मैंने जब पढ़ी थी तो पहली बार जो है शायद तभी मैंने व्याख्यान शब्द सुना था। तो मेरा भी जो है, मैं सोचती व्याख्यान क्या होता है, क्यों गए थे वहां पे व्याख्यान के लिए, ऐसा क्या था। लेकिन कल हम भी गए थे व्याख्यान के लिए और वहां से बच्चों ने जो है मुझे कुछ गिफ्ट भी दिए हैं। बच्चों ने तो मुझे सच्ची में बड़ा लगता है, मैं खुद ही अभी 25 साल की बच्ची ही हूँ और मुझे मेरे ही उम्र के बच्चे सुन रहे थे। थोड़ा सा अजीब है ना मुझे। अभी जब मैं बच्चा बोल रहा हूँ कि बच्चों ने मुझे सुना तो ऐसा लग रहा है कि क्या मैं कोई 50-60 साल की वैसी हूँ, वयस्क टाइप की, कि मैं बच्चों को बच्चा बोल रही हूँ। लेकिन मैं क्या ही बोलूंगी, बच्चों को तो बच्चा ही बोलूंगी। लेकिन मेरी उम्र के बच्चे मुझे सुन रहे थे और वो मेरा परिचय जैसे कराए थे ना, मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई बहुत भारी भरकम क्लिष्ट शब्द बोलूंगी, बहुत एकदम देश भर का ज्ञान दूंगी, ऐसी उम्मीद मत करना मुझसे। गलती मुझसे भी हो जाएगी। और मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी कि आपको पता है जब आप 50-60 साल के थोड़े से वयस्क होते हैं ना, तो 24-25 साल के बच्चों के बीच आपको लेक्चर देना है तो वो बड़ा आसान होता है। आप सब समझ रहे हैं कि ये बच्चों को क्या बोलूंगा या क्या बोलूंगी तो उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे जो मेरे ही उम्र के हैं, सारी बदमाशियां उनकी सेम मेरी ही है, तो उनके सामने बहुत जो है आदमी जो है ना नेताई झाड़ नहीं पाता है। खैर मैं नेताई झाड़ने गई भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था। क्या हुआ? अच्छा लग रहा है। बस 50-60 साल के वयस्क नहीं होते, अधेड़ होते हैं। अच्छा, अधेड़। और 25 साल के बच्चे नहीं, वयस्क होते हैं। वयस्क होते हैं, अच्छा। हाँ नहीं, हाँ 25 साल के बाद वयस्क हो जाते हैं। 18 के बाद वयस्क हो जाते हैं, लेकिन 25 साल में भी बच्चे ही हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे। मेरी उम्र के थे बच्चे वहां पे। उम्र के बच्चे थे। तो खैर ये सब तो रही इधर उधर की बातें। कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा
और बच्चों को काफी अच्छा लगा, वो मेरे गीत सुन के काफी उत्साहित थे, तालियां बजा रहे थे और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि आगे भी जो है वो मेरे गीत सुनना पसंद करेंगे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, कल का अनुभव बहुत अच्छा रहा। अब जो है मैं धीरे धीरे करके मेरा भी जो मंच पे है ना अभ्यास हो रहा है। जो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं बड़ा घबरा जाती थी, मुझे लगता है कि अब तक 5-6 मंचों पर ही मैंने अपना कार्यक्रम या इस तरह से किया है, तो धीरे धीरे करके मेरा अभ्यास हो रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज है, नहीं तो पहले तो मैं और घबरा जाती थी और एकदम से नर्वस हो जाती थी कि मैं क्या बोल दूंगी कहीं कुछ, और स्वभाव से थोड़ी सी चुलबुली हूं, तो कभी कभी लगता है कि कुछ ऐसा न बोल दूं जो बुरी लग जाए किसी को, या फिर थोड़ी सी असंवैधानिक टाइप चीजें ना हो जाए, कभी कभी ऐसा लगता है। पर मैं अब सीख रही हूँ और मुझे मौके मिल रहे हैं, ये अच्छी चीज है। बाकी अब मैं सीधे आती हूँ, एक चीज जो मुझे हर जगह मिला है और पता नहीं यार लोग क्या करते हैं इस बुके का, मुझे नहीं पता। मेरे घर में ये जब भी आता है इसके गुलाब सूख जाते हैं और इसके बाद जो है फिर कहीं मुझे दिखता नहीं है मेरे घर में। अकबरपुर में 4-5 मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि बुके की जगह ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जिसने भी मुझे दिया है बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे पैसा खर्च करना थोड़ा सा अजीब तो है, क्योंकि इस बुके का कोई काम नहीं होता। 1 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है, बच्चों ने दे दिया, काश मैं इसे जो है सजा के रख पाती, लेकिन ये ओरिजिनल गुलाब के फूल है और ये जो है सूखना शुरू हो चुका है। फिर क्या होगा, सूख जाएंगे, फिर कहीं पे, समझ रहे हैं ना, फिर वो दिखते नहीं है घर में, एकदम ही से गायब हो जाते हैं। तो ये सुंदर सा बुके मिला मुझे, और जो मिला ये सबसे खास चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और उस बच्चे का नाम मैं भूल गई हूँ, बच्ची का नाम शायद साक्षी ने मुझे ये दिया है। ये देखिए, ये कितना सुंदर सा हिंदी प्रेम है। साहित्य सभा सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय, इस पे लिखा भी हुआ है स्मृति से, क्या है ये, स्मृति चिन्ह है, सप्रेम भेंट। ये स्मृति चिन्ह है जो साक्षी ने अपने हाथों से बनाया साक्षी है। ने नहीं, इसको हिंदी साहित्य सभा ने तुम्हें दिया। नहीं, एक्चुअली साक्षी ने इसको फ्रेम किया है, मैं ये बोल रही हूँ। वो तो साहित्य सभा ने मुझे दिया ही है, लेकिन साक्षी ने इसको फ्रेम किया है। तो ये कितनी मतलब कलाकारी की बात है ना। मेरे लिए लगता है कि कहाँ से क्या कैसे होगा, लेकिन देखिए बच्चे काफी जो है एक्साइटेड थे, मुझे बड़ा प्रेम दिया, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। और एक चीज जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो चीज मुझे गोंडा से मिला, सबसे स्पेशल, सब कुछ है, मतलब ये सारा कुछ ही बहुत स्पेशल है। ये मिला मुझे सुंदरकांड। हालांकि मेरे घर पे, मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, मैंने सुंदरकांड के कुछ अध्याय पढ़े भी हुए हैं, पर इसके नहीं। मेरे घर पे एक सुंदरकांड था, पतला सा था, मेरे नैहर की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे ये मिला है। ये देखिए कितना सुंदर है ना। प्रयास करूंगी कि मैं इसका जो है पाठ भी करूं, क्योंकि मम्मी पता है मेरी क्या कहती थी, सुंदरकांड पढ़ने से ना घर में सुंदर सुंदर कार्य होते हैं। तो अरे ऐसा कुछ है कहावत। और मेरी मम्मी एक और चीज कहती थी कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत हो जाता है। तो मम्मी कहती थी कि महाभारत जैसा महाकाव्य रखने के लिए सही है, पढ़ने के लिए नहीं सही है। राम, हमारे घर में पता है मानशु, मेरे पिताजी शाम को 6-7 बजे प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे। जब हम लोग गांव में थे तो रामचरितमानस पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे। उस दौरान एक सुंदर कांड भी था जिसको लाल रंग के उसकरा के कहा कहल जाला, हाँ, लाल रंग का कपड़ा के कुछ और स्पेशल नाम हो खेला, उसमें ढक के ऐसा रखा जाता था। तो ये मिला है सुंदरकांड। कोशिश करूंगी कि मैं इसे पढ़ूं और इसे खोल के दिखाओ ना, कितना अच्छा है। हाँ, ये बहुत सुंदर है, खोल के मैंने दिखाया भी, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देखिए, बुक निकालो ना, बुक निकालती हूँ, वहाँ से खींचो उसे, येलो वाला, ये वाला। हाँ। तो ये जो है ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। बाकी जो है हनुमान जी ने, हाँ बाइलिंगुअल है। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी में, अरे वाह। बाकी ये हनुमान जी हैं जो सीना फाड़ के दिखा रहे हैं, इनके हृदय में सिया राम जी हैं। तो ये सुंदर सा गिफ्ट, और मैं आप लोगों को, हिमांशु इसको अच्छे से रख दो। और ये देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि कितना स्पेशल गिफ्ट मिला है मुझे, ये बड़ी ही सुंदर बात है। नहीं तो जनरली क्या लोग दे देते हैं, कोई कपल वाला, कोई पता नहीं गुलाब, नहीं वो भी अच्छी चीज है, लेकिन मुझे जो मिला है ये देखिए, गीता है ना। ये मुझे मिला है अयोध्या से मिला है ना, ये मुझे गोंडा से मिला है। ये
सेंट स्टीफन से मिला है और ये मिला है श्रीमद् भागवत गीता, जब मैं गई थी अयोध्या फैजाबाद माटी रत्न सम्मान के लिए। तो ये रहा सुंदर सुंदर सा गिफ्ट। मेरे घर में एकदम लग रहा है कि धार्मिक किताबों का जो है गढ़ बन जाएगा अभी। अच्छा कलेक्शन आ रहा है। हाँ, अच्छा कलेक्शन आ रहा है। अच्छी चीज ये है कि मुझे उपहार में मिल रहे हैं ये सारे गिफ्ट जो हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक और चीज, वो इतना बड़ा है कि मैं फिर भी दिखाती हूँ। वो हिमांशु ने दिया, तुम्हें बता दो सबको। ओके, मैं बता दे रही हूँ। उठा नहीं पाओगे तुम? उठा नहीं पाऊंगी, हाँ लग रहा है, पर मैं उठा लूंगी। हिमांशु ऐसे चैलेंज करोगे तो मैं उठा कर दिया, उठा दो। ओके, कोई बात नहीं। और ये है भारत का संविधान, जिसको गिफ्ट किया है मेरे कौन, हिमांशु ने, मेरे हस्बैंड, जिनसे आज मैंने झगड़ा भी किया था। हम लोग बहुत झगड़ते भी रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, यही बात अपने घर पे भी सुनता हूँ, है ना, वो महाभारत वाली बात और रामायण वाली बात। मेरी मम्मी, पता है एक बार हुआ भी ऐसा ही था हमारे घर में। पिताजी कुछ दिनों से ऐसे महाभारत पढ़ रहे थे और किसी पड़ोसी से उनकी झगड़ा लड़ाई भी हो गई। तो मम्मी पता है क्या कह रही थी, तू महाभारत रोज रोज पढ़त बाड़ा ना, मतलब ऐसे जैसे मम्मी बोलते रहुआ रोज रोज महाभारत पढ़ता नहीं, मत पढ़ल करी। पूजा करे खातिर ठीक बा, गोड़ धरे खातिर ठीक बा, लेकिन महाभारत पढ़े के ना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है। खैर, तो ये रहा भारत का संविधान और ये बहुत ही ज्यादा भारी है। मुझे लगता नहीं है कि मैं खोल पाऊंगी। नहीं, निकालो। निकाल पाऊंगी? नहीं, अच्छा तो है ही। ये सबको बताओ कि गांधी आश्रम में मिला था और ये अब तक का जो सबसे अपडेटेड वर्जन है ये वो। निकालो। निकालने में तो लग रहा है कि कहीं में गिर भी ऐसे। हाँ, ठीक है। ऊपर से नहीं, बीच से एकदम से। यहाँ से? हाँ, अब निकालो। यस यस, इसमें से निकालूं? अब उधर से खोलो और निकाल दो। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही? हाँ हाँ, अब सबको दिखाओ। तो ये रहा भारत का संविधान और ये अब तक का सबसे जो है अपडेटेड वर्जन है, पूरा संशोधन के बाद वाला जो है, क्योंकि नए नए क्या बोलते हैं, जैसे संविधान में संशोधन वगैरह हुआ करता है, तो ये सबसे अपडेट वाला वर्जन है। ये देखिए, इसको भी मैं कोशिश करूंगी कि इसके चैप्टर्स दिखाओ कितने अच्छे लिखे गए। दिखा दिखाओ देती, कितना अच्छा। दिखा देती। ये इतना भारी है ना कि मैं सबको अपने घर में गीता और रामचरितमानस की तरह ही ये भी रखना चाहिए। ऐसे बताओ तुम, ये जरूरी चीज कि अपने घर में एक प्रति संविधान की भी रखना चाहिए। बता दो सबको। अब बता ही दिए तुम ऐसे लोग। तुम दिखाओ और दिखाओ कि कितना अच्छा है ये भारत का संविधान। हाँ, क्योंकि तुमने गिफ्ट दिया है, हाँ, मैंने तुम तो गिफ्ट अच्छे दिया से है और दिखाओगे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये वाला नहीं है, ये वाला भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पुराना है सब। मुझे ये कम से कम इसकी जो प्रस्तावना है मुझे लग रहा है। अच्छा, तो फिर अपडेट वाला कहाँ है? शायद अगले। नहीं, ये जो प्रस्तावना है ये पुरानी वाली है, मौलिक वाली मुझे लग रहा है। बाकी का ये अपडेटेड वाला वर्जन है। चलो ठीक है, ओके। तो सबको तुम बोलो कि सबको अपने घर में एक प्रति रखनी चाहिए। अब तूने बोल ही दिया, मैं अलग से क्या बोलूं? सुन लीजिए कितना सही बात बोल रहे हैं। नहीं, सबको अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो बाकी ये सब हटा दीजिए। और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो मैं अकबरपुर में ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि हम लोग बड़ा जल्दी जल्दी में गए थे, जल्दी जल्दी में आए थे। ऐसे दिखता है ब्लैक। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ला, अब मैं रख देता हूँ। इसने गिफ्ट दिया, ऐसे दिखाओ, आगे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। मैंने गिफ्ट दिया और मुझे पता है मैंने कितना अच्छा गिफ्ट दिया तुम्हें। हाँ, मुझे पता है, लेकिन पता है एक चीज, तनी सा ना छोट रहत तो हैंडी टाइप का रहत, मजा आवत। तब ये बहुत भारी हो जाता है, मतलब पढ़ने के लिए चाहिए एक प्रॉपर बड़ा सा टेबल। तो बड़ा सा टेबल है तुम्हारे पास, रखो उस पर पढ़ो। नहीं, बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे कोई इस तरह से जो है गिफ्ट देता है।
तो मुझे सच में नहीं पसंद है वो कपल वाला टाइप, सुग्गा सुग्गी मुर्गा मुर्गी टाइप का कुछ भी ऐसे गिफ्ट। तो हम सोचते हैं हम क्या करेंगे, हम एकदम ही घर डेकोरेट नहीं कर पाते हैं, वो मुझे आता ही नहीं है। तो बड़ा अच्छा है, मुझे किताबें जो है गिफ्ट में मिलती हैं, 2-4 किताबें अभी और एक जगह मैं गई थी मिलने, तो वो भी बड़ी सुंदर सुंदर सी किताब मुझे दिए थे। कुछ किताबें अकबरपुर में हैं, कुछ जो किताबें हैं वो मेरे नैहर में भी हैं, मुझे गिफ्ट में मिले हुए हैं। बाकी ये 2-4 चीजें जो है भागवत गीता और सुंदरकांड जो है मैं लेके चली आई कि नहीं, यहाँ दिल्ली में नहीं था मेरे पास। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे खाली टाइम हो तो कभी पढ़ा जाए, कभी जाना जाए, या फिर घर में एक होता है कि इन किताबों के होने से एक अच्छा माहौल होता है, सकारात्मक वाला माहौल रहता है कि हाँ जो है। और कई बार ऐसा होता है कि घर में हम रोज पूजा भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बाहर होते हैं, तो घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहे इसके लिए जरूरी है। ठीक है, अपना अपना विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो भारत का संविधान भी जो है गीता और सुंदरकांड, रामचरितमानस, रामायण जितना ही शुद्ध है और पूजनीय है। तो मैं तो भारत के संविधान को भी वहीं पे रखती हूँ जहाँ पे गीता है, जहाँ पे रामायण है। तो ठीक है, मेरे पास कलेक्शन अच्छे अच्छे हो रहे हैं, इसके लिए मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। तो यही है। यूपी में काबा वाला गाना बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, सत्या जी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मैं अकबरपुर से हूँ। धन्यवाद। मुझे जो है आप अकबरपुर से देख रहे हैं, अकबरपुर का रहने वाला हूँ। नीरज कुमार जी, स्वागत है आपका। पंकज रॉय जी मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो नेहा जी आपको। रेनू सिंह जी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा रेनू जी, आपका मैसेज आया है। आप कैसी हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे महिलाएं जुड़ती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं महिलाओं की कितना गीत गाती रहती हूँ और महिलाएं जो है थोड़ी कम ही एक्टिव हो पाती हैं, तो कभी कभी लगता है कि भाई आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए। यीशु गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। उमेश मिश्रा जी, कमला राम जी, बहुत अच्छा लगा। ललित नारायण जी, कृष्णानंद जी, आप सभी का स्वागत है। एक जो है हिमांशु, अमर गांधी डायरी कहाँ बता लिया हो तो यही है, वो रहा सबसे नीचे। मुझे लगता है वो सभी किताबें मुझे गिफ्ट में ही मिली हुई हैं। हाँ, ये गिफ्ट वाली किताब है। बाकी जो है मैं आप लोगों को गीत सुनाती हूँ। मेरी डायरी जो है इतनी पुरानी हो गई है, मुझे लगता है कि 3 साल से मैंने पहला गीत जो था कहीं ना कहीं इस पे ही लिखा था। और ये देखिए मैंने इसको इतना यूज किया है, इधर उधर लेके जाती भी रहती हूँ कि इधर से जो है ये फटना शुरू हो गया। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे पारंपरिक लोकगीत लिखे हैं, तो मैं इसको हिमांशु तनियकरा के सही करवा दी। नई डायरी लेते हैं? नहीं, नई डायरी नहीं, मैं दोबारा से लिखना पड़ जाएगा। इसमें बैंडिंग करा देना, क्योंकि इसमें पुराने मेरे लोकगीत लिखे हुए हैं। तो नई रोज मैं किताबें ही लिखूंगी, डायरी ही बनाती रहूंगी तो बड़ा समस्या हो जाएगी। और ये देखिए मैं कितना सब कुछ करती रहती हूँ काट कूट। और इस डायरी पे जो पहला गीत लिखा गया है, ये देखिए, ये मौलिक अधिकारों के गीत लिखे गए। ये थोड़ा मुझे लग रहा है फिल्टर कर रहा है। हाँ, मैं यही गा रही हूँ। ये देखिए, मौलिक अधिकारों के गीत, ये इस डायरी पे मैंने शुरुआत किया हुआ है इस गीत से। मैं सुनाती हूँ। संविधान के सुनला विचार भैया, आवा समझाया पान अधिकार भैया। ये ढोलक पे बजता है तो अच्छा लगता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं ऐसे सुना रही हूँ क्योंकि अभी संविधान की जो है चर्चा हो रही थी। किताब भी मैं दिखा रही थी और अभी संविधान पे लिखा गीत भी है, तो वो मैं सुनाती हूँ। बाकी इस गीत को आप लोग मेरे YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं, उसपे प्रॉपर तबला ढोलक के साथ जो है। बाकी ऐसे मैं सुनाती हूँ। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। काका चीज के हवा हकदार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हुए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया।
14 से 18 के सार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। तो हर दूसरा अधिकार ह स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 बार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बातो हार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। तो हर घर से भाईल घर के हु गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। इस गीत में आप लोगों को बहुत मनोरंजक जैसा कुछ नहीं दिखा होगा, नहीं लगा होगा, लेकिन वो क्या है, अनुच्छेद है, बता दो उनको सबको। ये तो समझ जाएंगे 25 से 28 का क्या मतलब, बताओ ये अनुच्छेद है। नहीं, लोग इतना समझते हैं, तभी बता दो, जो लोग नहीं समझते उनके लिए। तो जो है ये 14 से 18 जो है इस अनुच्छेद में ये अनुच्छेद जो है ये सारे अधिकार आपको देता है। जैसे अगर मैं पहला की बात करूं तो हर पहला अधिकार हुए समता के हो, समता मतलब आप सभी समझते ही हैं, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ना अधिकार, मतलब 14 से 18 जो है वो आपको समता का अधिकार देता है। मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, आप सभी बराबर हैं। और जो है यही है आपका अधिकार है, पहला दूसरा तीसरा। और जैसा कि मुझे लगता है 29 से 30 को मैंने 19 से 30 पढ़ा था, मुझे लगता है ये चीज मैंने गाने में भी एक बार तुमने गलत उच्चारण किया है। हाँ, तो ये यहाँ पे मुझे लगता है पेन देना, मैंने इसको गलत लिखा है। तो ये रहा। और ये गीत बहुत वैसा मनोरंजक टाइप का ढिच्चुक नहीं लगा होगा, ज्यादा उपयोगी गीत है, बता दो इसको। तुम फिर से रिक्रिएट करना। मैं रिक्रिएट करूंगी। और इस गीत को आप लोग अगर याद कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गाना तो भूलता नहीं है और गाने जो है याद ही रहते हैं, तो बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने थोड़ा सा क्योंकि 1 साल पहले ये गीत मैंने लिखा था और मैं थोड़ा 1 साल से ज्यादा ही हो गया, तो मैं भी थोड़ा सा भूल रही थी। इसका जो है लिरिक्स भी थोड़ा सा लग रहा था उटपटांग ढंग से पढ़ रही थी, पर कोई बात नहीं। हाँ, लोग लिख रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल मैं भी समझ रही हूँ कि आप समझ रहे हैं। इतने जागरूक आप सभी जरूर हैं, जो मेरे से जुड़े हुए दोस्त हैं वो जरूर जागरूक हैं, तभी तो मेरे गीत उनको समझ में आते हैं, सुनते हैं, इतना प्रेम आशीर्वाद देते हैं। बाकी इसमें किसान गीत लिखा हुआ है, मजदूर गीत लिखा हुआ है, तो मैं यही सब गीत ही लिख पाती हूँ। अच्छा, एक जने मेरे से कह रहे थे कल, ये डीयू की ही मैं बात बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि आपका नाम है नेहा, कोई प्रोफेसर ही थे, मैं नाम उनका भूल रही हूँ, तो उन्होंने, हाँ ये सच में मैं तुमको भी बताना भूल गई थी, तुम्हारा नाम है नेहा, स्नेहा, ऐसे करके। नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रयास करना आगे प्रेम गीत भी लिखने की। उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर ये चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी प्रेम विवाह किया हुआ है, लेकिन मैं पिछले 2.5 सालों से लिख रही हूँ। मैं मजदूरों का गीत लिखी हूँ, मैं जो है महिलाओं के गीत लिखी हूँ, मैं किसान का गीत लिखी हूँ, ये सारे गीत लिखी हूँ, लेकिन मैं प्रेम गीत मुझे नहीं लिखना आता है। ऐसा क्यों है?
प्रेम करने के लिए प्रेम गीत लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेम गीत लिखने वाले प्रेम करें ये भी जरूरी नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें। और मुझसे वो जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने ही नहीं, एक दो और लोगों ने मुझे कहा है कि तुम कभी प्रेम गीत लिखो। मैंने एक बार ट्राई भी किया था, मुझे लगा कि भाई ये कितना मैंने बेकार लिखा है, मैं तो इसको गाऊंगी ही नहीं मुझे ही बड़ा बेकार लगा। एक बार मैंने ऐसे कोशिश किया, लिखती हूँ लिखा मैंने कहा लिख तो दिया, फाड़ के फेंक भी दिया, कहीं दिखने ना पाए किसी को कि मैंने इतना बेकार लिखा है। फिर मैंने एकदम से इतना छोटा छोटा फाड़ के फेंका कि कहीं दिख न जाए। मैं अपने गांव पे थी तो मुझे बड़ी शर्म आई खुद पे ही कि ये क्या मैंने लिखा है, इससे बढ़िया मैं ना ही लिखूं। और मैं नहीं लिख पाती हूँ यार, मुझे लगता है आगे भी मैं पता नहीं लिख पाऊंगी, यानी कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी भी नहीं, है कि ये भी बात है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी अंबेडकर नगर से हैं, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, अंबेडकर नगर से हैं, अंबेडकर नगर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे यार मेरा ये चाय ठंडा हो गया, मैं बतियाते बतियाते भूल ही गई। आहा बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब ये ठंडा हो चला है। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मुझे यही सारे जो उपहार मुझे मिले हुए थे, मुझे बड़ा मन हो रहा था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, ताकि कभी आप भी मुझे, अगर मन हो रहा होगा, अगर आप लोगों का कभी कुछ ऐसे गिफ्ट देने का तो दे सकते हैं कितनी लालची हो गई हूं ना मैं। हो जाता है इंसान ऐसे। अब अच्छी अच्छी किताबें मिलने लग जाएंगी तो आदमी सोचेगा ही कि अगला क्या मिलेगा मुझे, कौन सी अच्छी किताब मिलने वाली है ना। तो आप लोग भी कभी अगर मुझे प्रेम से गिफ्ट देना चाहे तो ऐसी सुंदर सुंदर किताबें मुझे भेंट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहिएगा तो मैं अपना पता भी लिख के भेज दूंगी, अगर आप चाहें तो। आप नहीं भी चाहेंगे तो लग रहा है हम चाहवा देंगे जरूर आप लोगों को। सही बात है, कोई किताब भेजना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है। हाँ। अगर किसी को पूछना हो कौन सी किताब भेजे तो हम पूरी सूची बना के भेज देंगे, इनमें से जो चाहे वो भेज दें। नया चश्मा गिफ्ट करूं, रिंकू यादव जी लिख रहे हैं। नहीं चश्मा नहीं, चश्मा ये ठीक है यार, चश्मा वश्मा गिफ्ट मत करिए। किताबें जो है गिफ्ट कर सकते हैं, वैसे धार्मिक किताबें मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं उसका कलेक्शन बना रही हूँ। तो आप मुझे वो, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में नया ही शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे घर पे अकबरपुर में भी ढेर सारी किताबें, मेरे मायके में तो खैर ऐसे पड़ा हुआ है। मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, बहुत ही ज्यादा। वो ठंडियों में रोज नहा के पूजा करने वाली हैं, तो उनके पास तो बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ पे दिल्ली में जब हम नया शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें लेनी खरीदनी पड़ती हैं, तो आप दे सकते हैं। चश्मा दे दूं गिफ्ट, ये सब क्या होता है, चश्मा वश्मा नहीं चाहिए। नीजू सिंह जी जुड़ी हुई है, लेकिन कोरोना में जो महिला का रोड पे प्रसव वाला गीत। ओके, नीजू नाम है ना आपका, मुझे लगा नीतू। मैं वो गीत सुनाती हूँ आपको जरूर। आपका ये जो आपने बोला है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। और ये वो गीत है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये सोहर गीत। उठेला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। उठेला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पल में, होरी लाजनम ले हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। और क्या कह रही है माँ? अरे अइला हो बबुआ भुखाइल
ललना पाप लागी माई, कहाइल मोर छातियो सुखाइल हो। ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अच्छा गया हिमांशु, सच में अच्छा गया। मुझे लगा कि बहुत अच्छा मैं नहीं गा पाई हूँ। तो ये नीजू सिंह जी का जो है फरमाइश था कि मैं ये गीत सुनाऊं। ये गीत कल मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी सुनाया था और वहां के प्रोफेसर साहब लोगों ने बड़ी मेरी तारीफ की कि बड़ा अच्छा गीत लिखी हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपने से बड़े जब इस तरह से टिप्पणी करते हैं तो एक मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ता है और लगता है कि लिखना सार्थक रहा। लेकिन अभी भी मैं सच्ची बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये गीत लिखा है ना, मैं चाहती हूँ उस महिला को सामने से सुनाना। पता नहीं वो उसका बच्चा भी अभी 2 साल का हो गया होगा और मैंने उसी के लिए गीत लिखा था, क्योंकि मुझे पता है हमारे घरों में भी भौजाइयां जो है माँ बनती हैं, या फिर मैं भी आज किसी की कहीं ना कहीं मैं भी भाभी हूँ, कल हम भी माँ बनेंगे। मुझे पता है कि माँ को ना सोहर ही सुनना रहता है, क्योंकि जब वो सौरी में रहती है ना अपने बच्चे को लेकर के ऐसे एक कमरे में बंद रहती है और अंगना में सोहर सुनाया जाता है, तो वो मोमेंट को वो बड़ा एंजॉय करती है। इतना चीज मुझे पता है, भले ही मैं अभी माँ नहीं बनी हूँ पर मुझे इस चीज का अंदाजा जरूर है। हम लोग खूब सोहर गाए हैं, अपनी भौजी को सुनाए हैं इस तरह से, तो मुझे पता था कि उस महिला को भी सोहर सुनने का बड़ा मन कर रहा होगा। उसने बच्चे को जन्म दिया है पर उसके सामने बहुत ही अलग परिस्थितियां थी। वो नई बहुत ही जो बीच सड़क पे मजबूरी में जो है बच्चा हो रहा है उसको, तो खैर अलग ही बात हो गई। लेकिन मैंने उसके लिए गीत लिखा था और मैं सच में अगर वो कहीं मुझे सुन रही होंगी, क्योंकि उनसे ज्यादा मजबूत मुझे उस टाइम पे हिमांशु कितनी मजबूत महिला होगी, कितनी दृढ़ महिला होगी। ओ भाई साहब, है ना, हम लोग कितना एक एक चीजों में कितना पर्दा और ये सारी चीजें रखते हैं। खैर, तो कभी वो मिले अगर हमको ना सामने, तो मैं सच में उनको जो है मैं ये गीत जरूर सुनाऊंगी। पता नहीं वो एक अनजान सी ही महिला थी। मुझे पता है कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कोरोना काल में उन्हें कहीं दर्ज भी नहीं किया जाएगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन मेरे लोकगीत में वो हमेशा जिंदा रहेंगी और वो हमेशा जिंदा रहेंगी। ये जो मेरे लोकगीत आज के 20 साल बाद भी जब मेरे जो है आगे के जनरेशन के बच्चे सुनेंगे, गाएंगे, तो उन्हें पता होगा कि एक टाइम था 2020 जब कोरोना काल आया था, कोरोना की विभीषिका ने देश को एकदम से तहस नहस करके रख दिया था। उस टाइम पे एक ये भी चीज हुआ था, मुझे पता है। लिखी जाएंगी बहुत मैनिपुलेट करके चीजें, सरकारों की सफलता गिनाई जाएंगी किताबों में या फिर साहित्य में भी कहीं ना कहीं कि ये हुआ था वो हुआ था, पर ये चीज नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस गीत को रचा। मैंने एक और गीत कोरोना काल में लिखा था, कारखाना बंद हो गई। मुझे पता है कि उस चीज को भी, इस मजदूरों के दर्द को भी नहीं लिखा जाएगा किताबों में, तो मैंने इसको लोकगीत में लिखा और मुझे पता है कि ये गाए जाएंगे और जरूर गाए जाएंगे आगे भी, और लोगों को समझने में बड़ा आसानी होगी कि उस दौर में क्या हुआ था, क्या चल रही थी चीजें। बिहार में कौन से जिला घर है आपका? आर्य आनंद जी लिख रहे हैं बिहार में भभुआ जिला घर बा भैया हमार। एगो मजदूर गीत रवा लोगन के सुनावा तनी। अरे कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो, कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। दिल्ली शहरिया में पिया के नौकरिया, पिया के नौकरिया, बलमुआ के नौकरिया, भोरे ले सांझ होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। ललकी पगरिया उजर पहिने धोती, ललकी पगरिया उजर पहिने धोती, छपराया के दुलरुआ हमार पिया घरे ना आइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। धूप अंधरिया में चले ले डगरिया, नरे नरिया नरे घरे न
कारखाना बंद हो गईले हमार पिया घरे नयले हो। ठाकुर विशाल जी, नेहा जी, एगो बस नीमन गीत। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। इंद्रसेन यादव जी मुझसे जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी का गीत सुना दीजिए। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। अब क्योंकि मैं बिहार से हूं ना, तो बार बार मेरे गानों में ना छपरा, आरा, बिहार, भोजपुर, कैमूर, भभुआ, बिहारी ये आ ही जाता है। एक और चीज, कई बार मुझसे महिलाओं ने भी ये सवाल किया है कि तुम्हारे गीत में ज्यादा बलमुआ क्यों रहता है, पिया क्यों रहता है। पता है क्यों रहता है? पहले मुझे नहीं समझ में आता है था कि क्यों ये रहता है, पर आपको पता है मैं हूं स्त्री, तो जब भी मैं कल्पना करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को एक महिला के रूप में कल्पना कर रही हूँ और नायक को कहीं ना कहीं मैं अपने पति के रूप में देख रही होती हूँ, है ना। तो ये चीज ऐसे काम कर रहे है ना हिमांशु, ये चीजें ऐसे काम कर रही होती। तो अच्छा देखिए, एक और चीज, दिल्ली शहरिया में पिया के नौकरिया, मुझे पता था कि बिहार के ज्यादातर जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं वो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में जाते हैं। उस टाइम आपको पता है मेरे पियवा भी कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन में यही दिल्ली में ही फंसे हुए थे। तो कुछ चीजें तो यही से, चाहे मैंने एक गीत लिखा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा, यही या फिर शैम्पू की क्रीम लगा के दढ़िया टेवेले। तो मैं आपको सच्ची बताऊं, हिमांशु को सीरियसली कितना अजीब लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के सवाल होते हैं, तो मेरे पियवा को दाढ़ी रखना बड़ा पसंद है। वो दाढ़ी में प्रॉपर शैम्पू क्रीम लगा के सेट रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ से आती है। मैं एक स्त्री हूँ, तो मैं लोकगीत या फिर जो मैं गीत लिखती हूँ ना, उसमें मैं अपने आप को, अगर मैं दुख के गीत लिख रही हूँ तो मैं दुखियारन खुद हूँ, है ना। मैं ऐसे समझ के गीत लिखती हूँ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये मैं ज्यादातर पियवा, बलमुआ, और मैं अपने आप को विरहन मानती हूँ, ऐसे करके मैं गीत लिखती हूँ। चाहे एक गीत मैंने लिखा था, काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवा ए बलम जी, तो उस गीत में कहीं ना कहीं मैं ये फील कर रही हूँ कि मेरा पति जो है वो बॉर्डर पे शहीद हो गया है, और तब मैं उस गीत को लिखूंगी तो जो बात आएगी ना, वो बात वैसे नहीं आएगी कि मैं एक तो बहुत बड़का लेखक हूं और चलो मैं तो आज इसका दर्द ही लिख दूंगी, ऐसा नहीं होता है। और आपको पता है मेरे साथ ये चीज क्या है, कल भी ये सवाल पूछा गया मुझसे, एक प्रोफेसर ही थे, उन्होंने पूछा कि ये इस गीत को तुमने कैसे लिखा, ये जो सोहर वाला गीत है। उनको बड़ा पसंद आया और वो उस टाइम से दिमाग में लिए हुए थे। जब हम लोग ऐसे लंच करने आए तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये गीत कैसे लिखा। मैं आपको बताऊं उस गीत को मैंने कैसे लिखा, मैं टीवी देख रही थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे और कुछ तो आदमी कर नहीं रहा था, बस ऐसे टीवी लगा के देख रहा था, भैया क्या हो रहा है, कितना कोरोना बढ़ रहा है, घट रहा है, देश में मजदूरों की स्थिति क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैंने वो जो प्रसूता स्त्री वाला जो चल रहा था न्यूज, मैं सचमुच रो रही थी। मेरी मम्मी को भी बड़ा लग रहा था कि काहे परेशान बाड़ू, और मैंने उस टाइम पे, मैं आप लोगों को मैं सच्ची बता रही हूँ, आप लोगों को यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं सच्ची में रो रही थी, मुझे सच में रोना आ रहा था। और उस टाइम पे जो दर्दनाक स्थिति मजदूरों की थी, वो तो खैर किसी की भी नहीं थी। मजदूर पैदल आ रहे हैं, मार सड़क पे लाठी भी खा रहे हैं, मर भी जा रहे हैं, इतनी गर्मी, तो वो चीज मेरे से देखी नहीं जा रही थी और मैं रो रही थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। वो जो गीत मैंने तिरंगा में लिपटा लैला घरवाए बलम जी, उस गीत को एक कोई मेरी ही दोस्त ने मुझे शेयर किया, ये कह के कि एक उसकी दोस्त ने ये लिखा था कि ये कश्मीर की कोई महिला है, इसका पति जो है शहीद हो गया है, ये उसकी विधवा है। तो खैर यही मेरे गाने की सफलता भी है, जो दिखी उस चीज में कि हाँ वो विरह, वो भाव दिखा। तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ। जब भी खुशी का गीत लिख रही हूँ तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड उसमें मैं ही हूँ, और ऐसे लिख रही हूँ। जब मैं बेरोजगारी के गीत लिखती हूँ तो मैं एक स्टूडेंट हो जाती हूँ, जो कंपटीशन जो बार बार दे रहा है, उसका पेपर कभी लीक हो जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तमाम तरह की परेशानी। मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आती भी हूँ, मैं यूपी बिहार से आती हूँ, जहाँ पे ये सारी समस्याएं बड़ी आम है, जहाँ के बच्चे आते हैं दिल्ली पढ़ने, इलाहाबाद पढ़ने, पटना पढ़ने, बाबू माई कितना मशक्कत करके नून तेल धनिया का खर्चा चला रहे हैं। तो मैं वो फील करती हूँ, है ना। बेरोजगारी के गीत लिखते टाइम मैं बेरोजगार बन जाती हूँ, फिर मैं गीत लिखती हूँ। पता नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों के सवाल होते हैं, तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ। अच्छा,
एक और सुनाइए सॉन्ग, विशाल सिंह जी लिख रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए मैं कौन सा गीत आपको सुना दूं। और हम 4000 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मैं इसीलिए टाइम थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया, मुझे पता था कि 10 बजे ना आप सभी फ्री हो जाते हैं खाना पीना खा के, और सर्दियों में तो एकदम ही रजाई में सभी लोग घुसे पड़े होंगे। तो मुझे ये जरूर अनुमान था कि जब आप लोग फ्री होंगे मैं तब आऊंगी लाइव, ताकि आप सभी मुझसे जो है जुड़ सके। और एक गीत जो मैंने लिखा था ना, हमारा सैया जी के दूधू गो बुलेटिया खड़ी पड़ी, एक्चुअली ये मेरे सैया जी के साथ भी है और था। मेरे सैया जी का भी थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, थोड़ा सा हमारे सैया जी जो है खाने पीने के बड़े ही प्रेमी है, तो खब्बू खब्बू आदमी है, और ऑफिस बुलेटिया से ही जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने उस गीत को भी लिखा था, हमारा सैया जी के दूधू गो बुलेटिया खड़ी पड़ी। खैर सैया का अर्थ बड़ा बहुत संदर्भों में यूज किया जाता है। सैया जी, बलम जी, राजा जी। एक राजा वो जो आपका पति है, उसको भी राजा रजऊ बोला जाता है। हमारा एक राजा वो जो इस देश का राजा है। आपको जिस सेंस में लेना है उस सेंस में लीजिए, बस बात कन्वे हो जानी चाहिए, और हो ही जाती है कहीं ना कहीं, तो वही ठीक भी है ना हिमांशु। ठीक है, एक और गीत सुनाने के लिए विशाल जी ने बोला था, तो मैं आप लोगों को अच्छा, निक्की सिंह जी लिख रहे, हाय नेहा, हम भी जमानिया के हैं। हेलो निक्की, जमानिया के बाड़ू ता हमार ता जौन बा नैहर नहीं यार, ननिहाल, ननियौरा, ननियाउर, मम्मा गाँव है, नानी गाँव है हमारे जमनिया में। जमनिया में मैं गई हूँ। जमनिया से तो कई बार हम फरक्का पकड़ के गए हैं। कहाँ गए हैं, लग रहा है लखनऊ गई हूँ, याद आ रहा है मुझे। तो जमनिया तो हम जाते आते रहे हैं। जमनिया मेरे गांव से, बिहार से 16 किलोमीटर दूर है। खैर मैं गीत सुनाती हूँ। अरे फरी गईले अमवाला दर गईले डढ़िया की नायले, फरी गईले अमवाला दर गईले डढ़िया की नायले, मोर सैया विदेशवा से नायले, मोर रजऊ विदेशवा से नायले। जब हम जनती सैया मोर आई है टेसनिए पे, जब हम जनती राजा मोर आई है टेसनिए पे, जेवना लेके जैती टेसनिए पे, जेवना लेके जैती टेसनिए पे। अरे अपने भी जैती सैया के जियती देवर जी से, जेवना बनवैती देवर जी से, जेवना बनवैती देवर जी से। जब हम जनती सैया मोर आई है टेसनिए पे, रिक्शा लेके जैती टेसनिए पे। अपने बैठती बलम के बैठती देवर जी से, रिक्शा खींचवैती देवर जी से। फर गईले अमवाला दर गईले डढ़िया की नायले, मोर सैया विदेशवा से नायले, मोर नारे नायले। आप लोगों को गीत सुनाते सुनाते और ढेर सारा बतकही करते करते सच्ची में मेरा चाय ठंडा हो गया। ए माशु तनी जे गरम कर देवा चाहिए पक्का करते करते बहुत तगड़ा है। चीनी डलवाती हो तुम चाय में भाई साहब। तो विशाल भैया और मेरा फेवरेट है चीनी। चीनी पे ही तो हम लोग टिके हुए हैं। भले ही कितना भी पिंपल फोड़ा निकल जाए, लेकिन चीनी जो है नहीं छूट रहा है। खैर कोई बात नहीं, बाकी बहुत तगड़ा बनाते हैं, बस तनी से चीनियां ज्यादा डालते हैं। मुझे तो चीनियां खैर पसंद है। और मैं जो है कमेंट पढ़ती हूँ। संदीप यादव जी जुड़े हुए हैं, रंजीत यादव जी जुड़े हुए हैं, नीतीश सिंह जी जुड़े। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। बाकी जो है हम कल भी मिलते हैं, कल भी ढेर सारा बात करेंगे आप लोगों से। मैडम गुड नाइट सर, गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। राज यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोग अपना प्रेम आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए और भरोसा भी बनाए रखिए। मैं आप लोगों का दिल कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं कभी निराश नहीं करूंगी आप लोगों को। और अच्छा लगा बात करके। फिर मिलते हैं
कल परसों कभी भी जब मेरा मन होगा आ जाऊंगी लाइव। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।